हम ऑर्डर 11 पढ़ रहे हैं। ऑर्डर 11 है डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज। तो देख लिए 11 ऑर्डर 11 क्या क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर 11 रूल 1 प्रोवाइड्स दैट इन एनी सूट द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट may deliver interrogatory in writing for the examination of the opposite party. However, this can be done only with the leave of the court. When there are several parties, the interrogatory must have a note at the foot indicating which of the interrogatory each of such person is required to answer. However, no party can deliver more than one set of interrogatory to the other party without an order for that purpose. Moreover, interrogatory which do not relate to any matter in question in the suit is considered irrelevant even if they might be admissible on the oral क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर। तो देखो अभी ऑर्डर वन ने सिर्फ इतनी बात बताई है, ऑर्डर वन ने बताया कि अगर दो पार्टी हैं सूट में तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ क्वेश्चंस राइटिंग में पूछ सकती है। ठीक है, तो प्लेंटिफ डिफेंडेंट को या डिफेंडेंट प्लेंटिफ को कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी से अपने क्वेश्चंस का आंसर मांग सकती है राइटिंग में। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्वेश्चन लिख के देगी और बोलेगी इन क्वेश्चंस का आंसर दो। ये होते हैं इंटेरोगेटरी, इनको बोलते हैं इंटेरोगेटरीज। अब अगर एक पार्टी को दूसरी पार्टी से क्वेश्चन इन राइटिंग पूछने हैं तो परमिशन ऑफ कोर्ट लेनी पड़ेगी, लीव ऑफ कोर्ट लेनी पड़ेगी। यानी परमिशन ऑफ कोर्ट से एक पार्टी दूसरी पार्टी को रिटर्न में क्वेश्चन पूछ सकती है। अब अगर मान लो सपोज करो जैसे ए है और दूसरी साइड बी सी और डी तीन पार्टी हैं, तो अब अगर ए इंटेरोगेटरी मूव करता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट तो ए फुट नोट में लिखेगा कि कौन से क्वेश्चन का आंसर बी ने देना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर सी ने देना है और कौन से क्वेश्चन का आंसर डी ने देना है। अब अगर इंटेरोगेटरी मूव करना है किसी पार्टी को तो वो जो आपका मैटर इन डिस्प्यूट है, आपका आपके केस से रिलेटेड जो आपका मैटर है, जो डिस्प्यूटेड मैटर है आपका, उससे रिलेटेड आप इंटेरोगेटरी मूव कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जो आपका सूट का आपके बीच में जो पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट है उससे अलग है, तो वो क्वेश्चन इंटेरोगेटरी में आप नहीं पूछ सकते। इवन दो वो क्वेश्चन आप क्रॉस एग्जामिनेशन जब करते हो तब चाहे बेशक उस तरह का आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बट इंटेरोगेटरी मूव करते वक्त आप सिर्फ जो केस से रिलेटेड मैटर है वही पूछोगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो सपोज करो ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट है, अब ए जो है वो जो सूट है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए कुछ क्वेश्चन बी से इंटेरोगेटर में नहीं पूछ सकता। चाहे बेशक जब बी का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो बी की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ फर्दर क्वेश्चन पुट करे जा सकते हैं बी के ऊपर, बट इंटेरोगेटरी अगर मूव कर रहे हो और इंटेरोगेटरी में आप बी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप सिर्फ केस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे। बी की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए आप कोई फर्दर क्वेश्चन इंटेरोगेटरी में मूव नहीं करोगे, चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन में आप कर सकते हो। ठीक है, तो इंटेरोगेटरी में फालतू के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन में हो सकते हो क्वेश्चन पुट, बट इंटेरोगेटरी में केस जो आपका मेन मैटर है, डिस्प्यूट है जिससे रिलेटेड, उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो इंटेरोगेटरी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोलते हैं। ए पार्टी टू द सूट may require information from his adversary regarding facts or documents in possession or power of such adversary party. This is done for the purpose of maintaining on case
or for reputing the case of adversary. When information regarding fact is required, the party is allowed to administer a series of questions to his adversary. These questions are interrogatory. If these questions are considered proper by the court, the other party is compelled to answer them on oath. This is called discovery of facts. तो देखो, इसमें यही है कि दो पार्टी हैं. अब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ फैक्ट्स भी पूछ सकती है और कुछ डॉक्यूमेंट भी मांग सकती है. तो एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ फैक्ट्स पूछ सकती है, कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकती है. अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी से फैक्ट्स पूछ रही है कुछ, तो वो इंटेग्रेटरी मूव कर सकती है. यानी इसका मतलब क्वेश्चन इन रिटन फॉर्म में उनका आंसर मांग सकती है. उसको बोलते हैं इंटेरोगेटरी. अब अगर किसी ने फैक्ट्स कुछ क्वेश्चन पूछे हैं अदर पार्टी से इंटेरोगेटरी मूव करके, दूसरी पार्टी उसका आंसर ओथ पे देगी. यानी इसका मतलब जब दूसरी पार्टी आंसर देगी तो ओथ पे देगी. ठीक है. यानी इसका मतलब जो इंटेरोगेटरी का आंसर होगा वो एफिडेविट पे दिया जाएगा. तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्वेश्चन लिख के दिए, इंटेरोगेटरी मूव करा, तो दूसरी पार्टी ऑन ओथ आंसर देगी, यानी एफिडेविट पे आंसर देगी. इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट. इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट. ऐसी अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ डॉक्यूमेंट मांगती है तो उसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो हम अभी देखेंगे आगे. अब व्हेन एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर लीव टू डिलीवर द इंटेरोगेटरी, द इंटेरोगेटरी प्रपोज टू बी डिलीवर्ड मस्ट बी सबमिटेड टू द कोर्ट. अब आपको पता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंटेरोगेटरी मूव करती है तो पहले परमिशन ऑफ कोर्ट लेना पड़ेगा. तो जब आप परमिशन लोगे कोर्ट की, तो पहले आप अपने इंटेरोगेटरी जो क्वेश्चन की लिस्ट है वो कोर्ट में सबमिट करोगे. फिर जज साहब देखेंगे कि वो इंटेरोगेटरी रेलेवेंट है या नहीं है, और रेलेवेंट है तो फिर जज साहब वो इंटेरोगेटरी का आंसर दूसरी पार्टी को देने के लिए बोलेंगे. तो आप इंटेरोगेटरी बना के कोर्ट में जाओ, कोर्ट परमिशन दे देता है तो कोर्ट दूसरी पार्टी को बोलेगा कि आप ओथ पे इस इंटेरोगेटरी का आंसर दे दो. अब जब आप कोर्ट को एप्लीकेशन दोगे तो कोर्ट जब ये डिसाइड करेगा कि इंटेरोगेटरी मूव करनी चाहिए या इंटेरोगेटरी मूव नहीं होना चाहिए, इस एप्लीकेशन का डिसीजन कोर्ट को 10 दिन के अंदर अंदर देना है. यानी अगर मिस्टर ए बोलते हैं कि सर मैंने मिस्टर बी से 5 क्वेश्चन पूछने हैं, इंटेरोगेटरी मूव करने हैं, तो मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कोर्ट में, प्लीज़ मेरी इंटेग्रिटी अलाउ कर दो. अब ये जो एप्लीकेशन ए ने लगाई है फॉर द परमिशन ऑफ इंटेग्रिटी, इस एप्लीकेशन को जज साहब 10 दिन के अंदर अंदर उस पर आंसर अपना फैसला दे देंगे कि इंटेग्रिटी मूव हो सकती है या इंटेग्रिटी इररेलेवेंट है. सॉरी 10 दिन नहीं, 7 डेज. तो अगर आपने इंटेग्रेटरी मूव करी है और आप कोर्ट को बोलते हो कि सर मेरे को परमिशन दे दो कि दूसरी पार्टी से मैं इंटेग्रेटरी के थ्रू क्वेश्चन पूछ लूँ, तो ये एप्लीकेशन जज साहब को डिसाइड करनी है कि इंटेग्रेटरी मूव हो सकती है नहीं हो सकती. और ये एप्लीकेशन जज साहब को 7 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करनी है कि इंटेग्रेटरी मूव हो सकती नहीं हो सकती. तो 10 डेज नहीं है, याद रखना. 10 डेज बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया, 7 डेज है, याद रखना. ठीक है. तो also the leave will be given only for such integrity as the court में consider necessary. तो कोर्ट को जो चीज़ नेसेसरी लगती है, कोर्ट को लगता है कि रेलेवेंट है, तो कोर्ट इंटेग्रिटी अलाउ कर सकता है. कोर्ट को लगता है इंटेग्रिटी इरेलेवेंट है तो कोर्ट इंटेग्रिटी को मना कर सकता है. इफ ए पार्टी टू ए सूट इज ए कॉर्पोरेशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन, द अपोजिट पार्टी में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर to allow him to deliver the interrogatory to any member or officer of such corporation or both और बॉडी कॉर्पोरेट. इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक पार्टी कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई एसोसिएशन है, चाहे वो रजिस्टर्ड एसोसिएशन है या अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन है, कोई भी बिजनेस है, तो अगर उसके ऊपर इंटेग्रिटी मूव करनी है
तो जो इंटेग्रेटरी मूव कर रहा है वो कोर्ट की परमिशन मांग सकता है कि सर मैं इंटेग्रेटरी इस बिजनेस के, इस बॉडी कॉर्पोरेट के, इस एसोसिएशन के मैनेजर पे या किसी ऑफिसर पे इंटेग्रेटरी मूव कर देता हूँ और उस ऑफिसर या मैनेजर से मैं इसका आंसर मांगना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, किसी भी एसोसिएशन, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर आप उसके ऊपर कुछ इंटेग्रेटरी मूव करना चाहते हो तो आप कोर्ट की परमिशन लेके उसके मैनेजर या उसका, उस बॉडी कॉर्पोरेट का जो ऑफिसर है उसके ऊपर भी इंटेग्रेटरी मूव कर सकते हो। ठीक है। फिर जिस पर्सन को इंटेग्रेटरी डिलीवर हो गई है, अगर उसको आंसर देना है तो वो आंसर दे देगा एफिडेविट पे, और आंसर देगा वो 10 दिन के अंदर अंदर। और अगर उसको आंसर नहीं देना, उसको ऑब्जेक्शन रेज करना है कि सर मैं इस इंटरोगेटरी का आंसर नहीं देना चाहता क्योंकि वो प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है, या फिर वो कुछ भी सफिशिएंट कोज है आंसर ना देने का, तो वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है अपनी 7 दिन के अंदर अंदर। तो 7 दिन के अंदर अंदर ऑब्जेक्शन रेज कर लो और बता दो जज साहब को कि आप क्यों इंटेग्रिटी का आंसर नहीं देना चाहते, और अगर आप इंटेग्रिटी का आंसर देना चाहते हो तो एफिडेविट पे 10 दिन के अंदर आप आंसर दे सकते हो। ठीक है। फिर नाउ आगे देखो, रूल 22 प्रोवाइड्स दैट द ट्रायल ऑफ ए सूट, in the trial of the suit any party may use in evidence any one or more of the answer or even a part of the answer in reply filed in reply to the interrogatory without putting in the other answer. However, it is open to the court to look at the whole of the answer. तो अगर आपको इंटेरोगेटरी में दूसरी पार्टी ने कुछ आंसर दिए हैं तो आप वो पर्टिकुलर आंसर या उस आंसर का पर्टिकुलर पार्ट एविडेंस में यूज कर सकते हो। तो आप पूरा आंसर, पूरा जो इंटेरोगेटरी में आपको जो मिला है आंसर, वो पूरा आंसर या उसका आंसर का कुछ पार्ट आप एविडेंस में यूज कर सकते हो। बट कोर्ट को लगता है कि हाफ पार्ट जो आप एविडेंस में पेश कर रहे हो, वो हाफ पार्ट अकेला रीड नहीं होना चाहिए, फुल सेंटेंस, फुल पार्ट रीड होना चाहिए, क्योंकि हाफ पार्ट से कुछ और मीनिंग निकल सकता है। तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि आपको फिर फुल पार्ट रीड करना है। तो वैसे नॉर्मली आपको आप अलाउड हो, आप इंटरोगेटिव का कुछ हिस्सा लेके एविडेंस में यूज कर सकते हो। बट अगर कोर्ट को लगता है कि वो कुछ हिस्सा मिसलीड इंफॉर्मेशन देगा तो कोर्ट पूरा आंसर, इंटरोगेटिव का पूरा आंसर रीड करने के लिए पर बोल सकता है। आप फिशिंग इंटरोगेटरी मूव नहीं कर सकते। फिशिंग इंटरोगेटरी का मतलब है कि आप जस्ट इस होप में इंटरोगेटरी मूव कर रहे हो कि किसी तरह कुछ आपको एविडेंस मिल जाए, कुछ अलग से बात पता लग जाए जो आपके बेनिफिट के लिए हो सकती है और आप उसको फिर अपने केस में यूज कर लो। तो इस तरह की फिशिंग इंटरोगेटरी आप मूव नहीं करोगे। ठीक है। और इंटरोगेटरी मूव करने का ऑब्जेक्ट होता है कि ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आप अपना केस स्ट्रोंगली तैयार कर सको। आपको पता हो कि आपको आपका केस क्या है, फैक्ट्स क्या है केस के, और आप अपना केस स्ट्रोंगली तैयार कर सको। ठीक है। लेकिन आप इंटेग्रिटी मूव करके दूसरी पार्टी के जो एविडेंस है वो एविडेंस नहीं मांग सकते, यानी ऐसे कोई फैक्ट्स आप नहीं मांग सकते इंटेग्रिटी में जो दूसरी पार्टी के एविडेंस हो। ठीक है। अब अगर आप इंटेग्रिटी मूव करोगे तो फॉर्म नंबर 2 में करोगे। फॉर्म नंबर 2 किस चीज़ का? अपेंडिक्स सी। तो सीपीसी में जो अपेंडिक्स सी है उसका फॉर्म नंबर 2 में इंटेग्रिटी मूव करोगे, और इंटेग्रिटी का जो आंसर होगा वो होगा, इंटेग्रिटी का जो आंसर होगा एफिडेविट में देना है वो होगा फॉर्म नंबर 3 ऑफ अपेंडिक्स सी। तो इंटेग्रिटी आप मूव करोगे फॉर्म नंबर 2 ऑफ अपेंडिक्स सी, और इंटेग्रिटी का जो आंसर आपको एफिडेविट के थ्रू देना है वो होगा फॉर्म नंबर 3 ऑफ अपेंडिक्स सी। फिर आ जाओ रूल 12। रूल 12 बताता है डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट।
तो रूल 12 provides that any party to a suit may, without filing an affidavit, apply to the court for an order directing other party to the suit to make discovery on all the documents related to the suit which are in his possession. On hearing of such application, the court may either order uh, the discovery to be made or return the same, refuse the same, if it is satisfied that such discovery is not necessary at that stage of suit. तो इसमें ये बता रहा है रूल 12 कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकती है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, और अगर कोर्ट को लगता है कि दूसरी पार्टी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने चाहिए तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, और कोर्ट को लगता है कि दूसरी पार्टी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए तो कोर्ट मना कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रोडक्शन डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ कि अगर दूसरी पार्टी ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में, अपनी प्लीडिंग्स में, अपनी प्लेंट में, अपने किसी भी एविडेंस में किसी भी तरह का कुछ डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रखा है, ठीक है, तो आप दूसरी पार्टी से को नोटिस देके उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने की परमिशन मांग सकते हो, और दूसरी पार्टी आपको वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के लिए अलाउ करेगी अपने प्लीडर के ऑफिस में। और अगर दूसरी पार्टी ऐसा नहीं करती तो आप कोर्ट को बोल सकते हो कि सर मैंने इसको दूसरी पार्टी को नोटिस दिया था वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के लिए, बट दूसरी पार्टी ने मुझे डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने का मौका नहीं दिया, तो आप मुझे अलाउ करो कि मैं दूसरी पार्टी का वो डॉक्यूमेंट जो उसने अपनी प्लीडिंग्स में मेंशन कर रखा है उसको इंस्पेक्ट कर सकूं, और उसको उसकी एक कॉपी लेके मैं अपना केस तैयार कर सकूं। ठीक है, और अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहती है तो ये एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस कब दे सकती है? एट एनी टाइम बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। ठीक है, इशू सेटल होने के से पहले। फिर दूसरी पार्टी अलाउ करेगी कि ठीक है आप मेरे प्लीडर के ऑफिस में आके डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को नोटिस देती है कि सर आपने जो डॉक्यूमेंट मेंशन किया अपनी प्लीडिंग में मैं उसको इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, तो दूसरी पार्टी को 10 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना है, और 3 दिन का टाइम देना है कि आप 3 दिन में आके प्लीडर के ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट आप जो कह रहे हो उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अगर अब देखो ऑर्डर 11 में सीधी सीधी बात है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को इंटेरोगेटरी मूव कर सकता है, यानी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है राइटिंग में, और दूसरी पार्टी को एफिडेविट पे आंसर देना है। एक पार्टी दूसरी पार्टी से कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं और डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करने हैं वो ऑथ पे देने हैं, यानी वो भी एफिडेविट के थ्रू डॉक्यूमेंट देने हैं। और अगर पार्टी ऑब्जेक्शन लेती है कि सर मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता या मैं डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता क्योंकि ये प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट है, तो वो ऐसा ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। और अगर इंटेरोगेटरी का या डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट का ऑर्डर कोई पार्टी नहीं मांगती, तो अगर वो प्लेंटिफ है तो उसका केस डिसमिस हो जाएगा, और अगर वो डिफेंडेंट है तो उसका जो डिफेंस है वो सुना नहीं जाएगा। और अगर प्लेंटिफ का केस नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर 11 की वजह से डिसमिस हो जाता है, तो फिर प्लेंटिफ दोबारा से केस नहीं कर सकता। ठीक है, सेम कोज ऑफ एक्शन पे प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग ए फ्रेश शूट ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन। तो प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग ए फ्रेश शूट ऑन द सेम कोज ऑफ एक्शन। ठीक है, और बॉम्बे हाई कोर्ट का एक फैसला है, उसने बोला है कि अगर इंटेरोगेटरी का ऑर्डर कोई नहीं मांगती पार्टी तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माना जाएगा। ठीक है, ऑर्डर 11 जो है वो माइनर पे और अनसाउंड माइंड पर्सन पे और पर्सन विद डिसेबिलिटी पे अप्लाई होता है, उनके नेक्स्ट फ्रेंड पे, उनके गार्जियन पे भी अप्लाई होता है ऑर्डर 11। ठीक है, तो बस यही है ऑर्डर 11 टोटल। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।